हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? ये झुंझुना दिखावे, झुंझुने को बजाओ जाओ और लोग बजा रहे। ऐसा ही झुंझुना 2014 में दिखाया, उसको बजाया, फिर 2019 में दिखाया, उसको बजाया। लेकिन अब धीरे धीरे जनता समझ गई इस संसार के अंदर केवल एक राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र, वो था नेपाल। अब वहाँ पे देखो क्या वो हिंदू राष्ट्र रहा? तो भाई ये सब कहने की बात है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम तो नहीं कह रहे ये देश जैसा है इसे ऐसा ही रहने दो, इसमें कुछ अच्छा करो। आप जो है इस देश की राजनीति में असली मुद्दों को लेकर आओ। आप मुझे एक बात बताओ, देश की राजनीति में जो असली मुद्दे होने चाहिए वे तो है गायब। मुद्दे होने चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का, बेरोजगारी का, महंगाई का, युवाओं का, किसानों का, दलितों का, वंचितों का। लेकिन मुद्दे हैं किसके? जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। ये खतरे में है, बचाना है। हाँ, बच जाएगा ऐसे हिंदू? अरे ये तो हिंदू को भी आपस में लड़ा के मरवा देंगे भाई। मैं कह रहा हूं, पहले तुम धर्म के नाम पे लड़वाओ, इसके बाद धर्म के अंदर घुस जाओ, फिर तुम जाति के नाम पे लड़वाओ, फिर तुम प्रांत के नाम पे लड़वाओ। अरे तुम तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक निकल रहे भाई। अब ये सारी की सारी बातें जनता को पता चल गई। अरे आएंगे तो मोदी कितनी ताकत लगा लो आप लोग। नहीं ताकत, अच्छा हम ही ताकत लगा रहे, आप ताकत नहीं लगा रहे। देखिए मैं फिर कह रहा, जनता सारी बात समझ रही। और ना आप ज्योतिषी है और ना मैं ज्योतिषी हूँ। अगर आप इस बात को कह रहे हैं, नहीं, आप जनता के कौन हो? आप जनता के कौन हो? 142 करोड़ लोग में आप भी एक हो, मैं भी एक हूँ। तो आप ऐसी बात कैसे सको? जनता कह रही है कि फिर से मोदी जी चाहिए। हम जनता के पार्ट नहीं है, हम जनता के पार्ट नहीं है। क्या जनता को मोदी जी चाहिए? क्योंकि मोदी जी इस देश में महंगाई को बढ़ा रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में किसानों को गला घोट रहे, क्योंकि मोदी जी इस देश में युवाओं को बेरोजगार बना रहे। और जनता कह रही कि मोदी जी आएंगे। अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगा है मोदी जी से आपने भी कुछ घूस घास ले रखी दिखे जो इस तरीके की बात आप कर रहे हैं। सिलेंडर लेने के लिए जनता तैयार है। हाँ नहीं, हम तो तैयार नहीं है, हम जनता में तो नहीं आते। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाओ, आप ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी पत्रकारिता देखो। कर्नाटक में नहीं देखा क्या हाल हुआ? अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कह रहे थे आप लोग बीजेपी की सरकार बनेगी, बनी क्या? उससे पहले हिमाचल प्रदेश में आप कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनी क्या? और आने वाले टाइम में 5 राज्यों में फिर चुनाव आ रहे। मध्य प्रदेश जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, तेलंगाना जाएगा, राजस्थान जाएगा, सारे के सारे राज्य इनके हाथ से जाएंगे। फिर भी कहोगे कि मोदी जी आएंगे 2024 में। मैं तो आपसे ही पूछ रहा, कहोगे? तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है मोदी जी को हराने के लिए, शेर को हराने के लिए तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। देखिए कौन शेर है, कौन लोमड़ी है, कौन गिद्दड़ है, इस पर तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हुआ था। इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हरा दिया था। मैं इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा। तो आप विपक्ष की एकता का भी मखौल ना उड़ावे। आप देखो कि विपक्ष परिवार को बचा रहा है। राहुल गांधी अपने परिवारवादी हैं। हाँ बहुत बढ़िया। राहुल गांधी तो परिवारवादी है। यहाँ जो है इसमें तो परिवारवाद है कांग्रेस में। और भारतीय जनता पार्टी में एक के अगर नाम गिनवाने लगूं, राजनाथ सिंह का लड़का कौन बताओ? पंकज सिंह। इसके बाद अमित शाह का लड़का कौन? जय शाह। अरे एक की लिस्ट अगर बताने लगूं, आप तो दिखाते नहीं मीडिया वाले। हाँ अच्छा, मतलब उनमें तो काबिलियत है और राहुल गांधी में काबिलियत नहीं। अरे मुझे बताओ, जिस इंसान का लड़का, जिस लड़के के पिताजी देश के प्रधानमंत्री रह लिए हो, जिसकी दादी देश के प्रधानमंत्री रह लिए हो, उसे तो तुम पप्पू बता रहे हैं। और इन्हें अमित शाह ने, जिसने क्रिकेट का बल्ला जैसा ने ना चलाया हो, उसे आप बीसीसीआई का सचिव बना रहे और उसको बीसीसीआई का आप अध्यक्ष बना देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, और शर्म आनी चाहिए देश की जनता को जो ऐसे लोगों का समर्थन कर दी। विपक्ष में बड़ी घबराहट है, एकजुट हो रहे हैं। क्यों होना नहीं चाहिए? विपक्ष को एकजुट होना नहीं चाहिए क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई पार्टी, ये कुर्सी की उधर देश की लड़ाई है। हाँ कुर्सी नहीं, वहाँ भी देश की लड़ाई है। इस देश को कांग्रेस ने चलाया। जब ये देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले कांग्रेस वालों ने अपनी कुर्बानी दी। इसके बाद में तब हिंदुस्तान के जो लोग थे वे कोई बेवकूफ़ नहीं थे, वे हमारे बाबा दादा थे कि उन्होंने कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। और इसके बाद में कांग्रेस ने इस देश में शासन करा। इस देश में जब आज़ादी मिली, यहाँ खाने के लिए, श्रीमान जी मेरी सुनो, इधर को खाने के लिए अन्न नहीं था, एजुकेशन व्यवस्था नहीं थी। अमेरिका वाले हमें खाने के लिए लाल गेहूँ देते थे जो वहाँ पे जानवर खाते थे, और उनको हमें हाथ जोड़ के लेना पड़ता था। आज हम खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो रहे। हमारे यहाँ पे जो है खाद्यान्न भरे पड़े, पीने के लिए यहाँ पे दूध नहीं थी। कांग्रेसी है जो श्वेत क्रांति देश में लेकर आई, कांग्रेसी है जो हरित क्रांति देश में लेकर आई, कांग्रेसी है जितने इतने बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान बनाए, कांग्रेसी है जिसने इतने बड़े बड़े जो है बांध बनवाए। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा? शर्म आनी चाहिए आपको भी, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी। गड्ढे खोदे हैं 70 साल। किसने? कांग्रेस ने गड्ढे खोद दिए 70 साल। हाँ, जब ही तो ये देश कहाँ से कहाँ चला गया। आज हम दिल्ली में
जो है खड़े और आप अच्छे तरीके से मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं आपके जवाब दे रहा, ये सब कांग्रेस की देन है। अब देख लो भारतीय जनता पार्टी के केस में, अरे इस देश के जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, अगर वो संसद के अंदर इनके खिलाफ बोलता है, वो सही मुद्दों की बात करता है, तो सदस्यता निरस्त करके बंगला भी खाली करा दिया है। ये करा भारतीय जनता पार्टी वालों ने और कांग्रेस ने जो करा वो बात मैंने बता दी। मानहानि केस में जेल भी जाने वाले हैं आप, हाई कोर्ट ने तो सजा भी बरकरार रखी है। नहीं, हाई कोर्ट वो नहीं जी, जो एमपी नहीं रह सके वो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? बस यही तो कमाल देखना, ये आपको भी पता, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। अभी राहुल गांधी जी ने नीचे से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करी, उस यात्रा में भी, हाँ ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, हिंदू को मुस्लिम में लड़वाओ, सिख को ईसाई में लड़वाओ, मणिपुर में दंगे करवाओ, यूपी में दंगे करवाओ, और कैसे तोड़ोगे इस देश को? अरे जब नहीं भाई, किसी के कहने से क्या हो रहा, आप देश की जनता की आवाज़ सुनो, आप आवाम की आवाज़ सुनो। फर्जी किसान, फर्जी जो है मैकेनिक और फर्जी ड्राइवर बन रहे हैं। अच्छा, आप अब किसान की भी बात करने लगे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कहती, और वे बेचारे 13 महीने तक जो है बॉर्डर पे बैठे रहे। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 3 कानून लेकर आई थी, और ये मोदी जी के अनुभक्त ये कहते थे कि भाई मोदी जी कभी भी जो है अपने डिसीजन से वापस नहीं हट सकते। कैसा डंडा दिया ये किसानों का आपने देखा होगा। मोदी जी अपने डिसीजन से वापस भी हटे, और नेशनल टीवी के ऊपर अगर मोदी जी ने कहीं ना कहीं जनता के सामने माफ़ी भी मांगी, तो आप क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? इस देश के किसान में और इस देश के जवान में बहुत ताकत है, ये समझनी पड़ेगी, आपको भी समझनी पड़ेगी, सरकार को भी समझनी पड़ेगी। आपकी बात सुन ली उन्होंने, कानून वापस ले ली तो कमजोर समझ रहे हैं? क्यों सुनी नहीं बात? अरे सुनी नहीं क्या? यहाँ कमजोर की और 56 इंची सीने की तो बात ही नहीं हो रही, लेकिन सरकार क्या काम कर रही थी और सरकार को जो काम किया था उसे वापस लेना पड़ा, अपने डिसीजन के ऊपर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आप क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक तरफ यहाँ विपक्ष की एकता की बात की जा रही है, वहीं पर महाराष्ट्र में देखा जाए तो कहीं एनसीपी भी दो भाग में हो चुकी है और शिवसेना भी विधायक नहीं रुक रहे हैं, विधायक नहीं, आपके विपक्ष के नहीं जुड़ रहे हैं, तो कैसे पार्टी जोड़ोगे? ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है जब देश के इतने बुरे हाल हो कि देश में जो केंद्र में सरकार है वो भ्रष्टाचार के दम पाई हो, और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को वो जो है अपने चंगुल में फंसा रही हो, अपनी सरकार में शामिल कर रही हो, तो ये देश की जनता भी पागल नहीं। कोयला घोटाला, 2G घोटाला पिछली सरकारों में होता था। हाँ, आज आन दो जरा, इनकी सरकार चेंज होने दो, घोटाले आगे खुलेंगे। इतने बड़े बड़े घोटाले आप तो सोच भी नहीं सकते। आन दो जरा, सरकार चेंज होने दो, सरकार चेंज होने दो। इतना पैसा आ रहा, कितना कर्जा लिया जा रहा, आपको पता देश के अंदर जो, अगर मैं पीछे की बात करूं, नहीं मैं धमका नहीं रहा, मैं कौन हूँ भाई धमकाने आ रहा? मैं तो फकीर आदमी भाई, फक्कड़ बाबा। मोदी जी तो ऐसे ही कहेगी मैं फक्कड़ बाबा झोला लेके चल दूंगा, लेकिन वाकई में ही मैं तो फक्कड़ बाबा हूँ भाई, मैं किसको धमका सकूँ? लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जिस तरीके से डेवलपमेंट का मॉडल दिखा रहे, सड़कें बन रही, हवाई ये फलाना पोर्ट बन रहे, इनसे फायदा केवल और केवल जो बड़े लोग हैं उनको ही हो रहा। और बड़े लोग हिंदुस्तान में कितने? केवल और केवल 5 से 10%। आपके और हमारे लिए क्या हो रहा? आपके हमारे लिए होता अगर हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था मिलती, जहां अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़ता, गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ता, मंत्री का बच्चा भी वहीं पढ़ता, संतरी का बच्चा भी वहीं पढ़ता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकूँ, एक मिनट, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकूँ, आप भी अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकते। तो ये सारी बात सोचनी पड़ेगी। नजर आ रहा है क्या? हाँ, मुझे तो बदलाव नजर आ रहा। 2024 में कुछ ना कुछ क्रांतिकारी होने वाला। वो क्या होगा मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बस मैं तो इंडिकेशन दे रहा। आप देखना 2024 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा।